एक इंसान मंदिर से फूल उठाता है और उसमें आर्सेनिक और लीड मिलाकर अपने पानी में घोलकर पी जाता है। बेवकूफी लग रही है ना। हम नेशनल स्केल पर हर दिन लगभग यही कर रहे हैं, हर रोज। 100 बात की एक बात यह है कि माँ और डस्टबिन जैसे शब्द एक साथ नहीं चल सकते। हम लिटरली अपने फ्लश का पानी सीधा अपने ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस में मिक्स कर रहे हैं और बिना किसी ट्रीटमेंट के। एक तरफ तो हम गंगा माँ और यमुना माँ के सामने हाथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ उनको प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन बना चुके हैं। आरओ भी मरकरी और लीड को लगभग कम्प्लीटली नहीं निकाल सकता। तो जो मिडिल क्लास इंसान सोचता है कि मेरे पास तो आरओ है, मैं तो कम्प्लीटली सेफ हूं ना, मैं उनको एक बात बता दूं, वो बिल्कुल गलत है। ये जो आपको स्क्रीन पे सफेद सफेद झाग दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है आपकी बॉडी के लिए। आप लोगों को इसका थोड़ा सा भी डर है तो चलिए शुरू करते हैं इसकी शुरुआत से। इमेजिन करो एक बहुत ही ज्यादा अजीब सिनेरियो। कोई इंसान एक मंदिर में जाता है, वहां से एक पूजा का पवित्र फूल उठाता है, फिर उन फूलों को पीसकर उसमें लीड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे जहरीले केमिकल्स मिलाता है और इन सब का पेस्ट बनाता है और उसको अपने पीने वाले पानी के गिलास में घोलकर पी जाता है। ये सब आपको सुनने में कैसा लग रहा है? एक बेवकूफी ही लग रही है ना। और सोचने वाली बात यह है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा करेगा ही क्यों? पर एक सच्चाई बता रहा हूँ, हम लोग नेशनल लेवल पर एक बड़े स्केल पर डेली यही कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली मैं यही बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्चुअली में काम कैसे करता है। मंदिर के फूलों से शुरू होकर एक्चुअली ये तुम्हारी डिनर प्लेट तक पहुंचता कैसे है, कितने हजार करोड़ बर्बाद हो चुके हैं इसको सही करने में, और एक्चुअली इसका सोल्यूशन है क्या। और इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो एक एनवायरमेंटल वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की हेल्थ का सवाल है। घर में अगर कोई जूते पहनकर आ जाए, हम लोग बवाल मचा देते हैं, पर उसी घर के पास बहने वाली नदी जिसको हम माँ कहते हैं, उसमें हमें अपना टॉक्सिक कचरा डालने में एक सेकंड भी गिल्ट नहीं होता, क्योंकि इंडिया में नदियों को गंदा करने का ट्रेंड कोई एनवायरमेंटल फेलियर नहीं है। ये हमारे बेसिक लॉजिक और मेंटेलिटी की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। हम एक तरफ गंगा माँ और यमुना माँ के आगे हाथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा प्रैक्टिकली डस्टबिन बना चुके हैं। एक तरफ तो पानी को पाप धोने वाला माना जाता है, पर उसमें जो जहर हम पर्पसली डाल रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? खैर, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो रिलीजियस और कल्चरल आदतें हैं, ये प्रैक्टिकली हमारी नदियों की मर्डर कैसे कर रही है और इसका बिल हमारी हेल्थ और इकोनॉमी को कैसे चुकाना पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहला और बड़ा सवाल, वो कचरा जो हम नदी में फेंकते हैं, जिसे हम प्राउडली स्केर्ड ट्रैश या फिर पुण्य करने का सामान समझते हैं, आखिर इन चीजों में ऐसा है क्या कि हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरे सामान को नदियों में फेंकते हैं? सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। इंडिया में लगभग 6.5 लाख टेम्पल्स हैं और वहां से हर साल 80 लाख मेट्रिक टन फूल नदी में जाते हैं। 80 लाख टन सिर्फ फूल। इनका स्केल समझो, अगर तुम इन फूलों को ट्रक्स में लोड करो तो लगभग 4 लाख ट्रक लगेंगे, यानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक बम्पर टू बम्पर ट्रक खड़े हो जाएंगे सिर्फ फूलों से भरे हुए। इतने फूल हर साल नदियों में जा रहे हैं। लोग सिंसियरली सोचते हैं कि ये सब पूजा का सामान है, इसे नॉर्मल कचरे के डिब्बे में डाल ही नहीं सकते। लोगों की थिंकिंग ये बन गई है कि अगर इसे कचरे के डिब्बे में डालेंगे तो वहाँ इसका अपमान होगा, तो इसे चुपचाप नदी में बहने दो। और इससे उन लोगों को लगता है कि इससे उन्हें पुण्य मिल जाएगा। तो हम लोगों को ये लगता है कि फूल तो 100% नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, ये तो पेड़ से टूटते हैं, ऑर्गेनिक हैं, और अगर ये पानी में जाएंगे तो नेचुरली डिसॉल्व हो जाएंगे। और वो लोग ये सोचते हैं कि अगर इसको डस्टबिन में नहीं डाल रहे तो इसमें आम आदमी को प्रॉब्लम कहाँ दिखेगी। दिक्कत यह है कि फूलों की इमेज आज भी लोगों के दिमाग में वही पुरानी माइथोलॉजिकल है कि फूल किसी पुराने जंगल से या देवताओं के आंगन से आ रहे हैं। पर मॉडर्न रियलिटी इतनी डार्क है कि आजकल के फूल कमर्शियल फार्मिंग से आते हैं, खेती से, और उन्हें जल्दी उगाने और फ्रेश रखने के लिए मैसिव लेवल पर केमिकल्स यूज होते हैं। डेटा कहता है कि कमर्शियली ग्राउंड फूलों पर हैवी पेस्टिसाइड स्प्रे होती है, जिसमें डायरेक्टली आर्सेनिक, लीड और कैडमियम होता है। तो हम जब वो 80 लाख टन फूल नदी में डालते हैं तो एक्चुअली में हम हजारों टन डेडली एग्रीकल्चर केमिकल नदी के पानी में डाल रहे होते हैं। और इस चीज से बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होता है, और जिसे साइंस की भाषा में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ध्यान से समझो कि यूट्रोफिकेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है, यानी कि नदी के अंदर ये टॉक्सिक फूल गिरने के बाद एक्चुअली में होता क्या है। देखो, जब इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल एक साथ पानी में सड़ना शुरू होता है तो पानी के अंदर के बैक्टीरिया उन्हें खाने के लिए तेजी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं, लेकिन उनको खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इस प्रोसेस से नदी के सरफेस पर एल्गी यानी कि काई जम जाती है। आप लोगों ने देखी भी होगी कि बहुत ज्यादा मोटी लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की। इसको अलगल ब्लूम कहते हैं। ये लेयर इतनी डेंस होती है कि सूरज की रोशनी पानी के अंदर जा नहीं सकती। इसका मतलब कि पानी के अंदर का सिस्टम पूरा कट ऑफ हो जाता है, मतलब कि एकदम कट ऑफ। सरफेस ब्लॉक होने की वजह से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन पानी में घुल नहीं पाती, इसलिए जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का मैटर होता है वो तेजी से गिरने लगता है। और जब तेजी से ऑक्सीजन खत्म होती है तो अंदर की एक्वाटिक लाइफ जैसे मछलियां, केचुए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब घुटकर मरने लगते हैं। जो एक चलता फिरता लिविंग
इकोसिस्टम था वो पूरी तरह सफोकेट होकर डेड जोन बन जाता है। याद करो 2020 में दिल्ली यमुना में जो टॉक्सिक फॉर्म आया था, जो सफेद सफेद झाग उबलता हुआ दिख रहा था पानी के ऊपर, वही यूट्रोफिकेशन का एडवांस स्टेज था और लोग उसी झाग वाले पानी में छठ पूजा के दौरान खड़े थे, लिटरली कैंसर कजिंग केमिकल्स में नहा रहे और उनको इस बात का पता भी नहीं था। और सोचो ये तो सिर्फ और सिर्फ फूलों की बात हुई है। फूल तो वैसे भी वेट और वॉल्यूम के कंपैरिजन में हल्के होते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएं तो आते हैं हमारे फेस्टिवल्स और मूर्ति विसर्जन। उसका जो स्केल है इंडिया में वो कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल है। बंगाल में मौजूद अगर हुगली नदी का डाटा हम देखें तो एक स्टडी के मुताबिक लगभग सिर्फ एक फेस्टिवल दुर्गा पूजा के बाद 15,000 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां पानी में डंप की गई। सोच कर देखो उस एक सिंगल इवेंट में। और ये सिर्फ एक बंगाल की बात नहीं है। सिर्फ मुंबई में हर साल गणेश चतुर्थी पर 1.5 लाख से ज्यादा मूर्तियां विसर्जित होती हैं। हैदराबाद में अलग, पुणे में अलग, इंदौर में अलग। पूरे देश का नंबर जोड़ो तो ये नंबर लाखों में चला जाता है। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की नहीं है, प्रॉब्लम उस मटेरियल की भी है जिससे वो मूर्तियां बनती हैं। अगर मूर्ति सिर्फ ट्रेडिशनल मिट्टी की हो तो वो पानी में घुल जाएगी, पर आजकल 90% मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी से बनती हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। और सिर्फ सस्ता ही नहीं, वो लाइट वेट भी होता है। पर पीओपी का नेचर ये है कि वो इजीली डिसॉल्व ही नहीं होता। वो सीधा रिवर यानी कि नदी की सतह पर जाके कंक्रीट की तरह जम जाता है और वाटर फ्लो को फिजिकली ब्लॉक कर देता है। पर सबसे ज्यादा वर्स्ट पार्ट अभी आना बाकी है, ध्यान से सुनना। उन हजारों मूर्तियों को चमकाने के लिए टन्स के हिसाब से टॉक्सिक वार्निश और पेंट भी यूज होता है, जो सीधा सीधा पानी में मिक्स होता है। सोचो तुम्हारे घर के जो पानी के चिप्स होते हैं उनको उठाकर तुम्हारे पानी में डाल दे, क्या तुम वो पानी पी लोगे या उससे नहा लोगे? पर जब एग्जैक्ट सेम चीज टन्स के हिसाब से नदियों में हो रही है तो किसी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस पेंट के अंदर क्या है ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है। ऑरेंज और ब्राइट कलर बनाने के लिए स्पेशली लीड और मरकरी यूज होता है। ग्रीन कलर के लिए क्रोमियम और ब्राइट येलो के लिए कैडमियम यूज होता है। समझाने वाली बात सिर्फ ये है कि ये कोई नॉर्मल केमिकल्स नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन कार्सिनोजेंस हैं, यानी कि कैंसर कजिंग एजेंट्स। और इनमें न्यूरोटॉक्सिन्स हैं जो दिमाग को जाके सीधा डैमेज करते हैं। हम प्रैक्टिकली अपने ही देश के फ्रेश वाटर सोर्स में लिक्विड कैंसर घोल रहे हैं। अपेरेंटली ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ मूर्तियों और फूलों तक लिमिटेड नहीं है। और यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस करो, हर एक रिलीजियस प्रैक्टिस अपने अपने तरीके से नदी को नुकसान पहुंचा रही है। दुग्ध अभिषेक की प्रथा देखो, टन्स के हिसाब से दूध और घी पानी में बहाया जाता है। आम आदमी तो यही सोचता है ना कि दूध और घी तो एक प्योरेस्ट चीज है, इससे तो नदी को क्या ही नुकसान हो जाएगा। देखो इकोसिस्टम के लॉजिक से सोचो, जब तुम हजारों लीटर दूध पानी में डालते हो, ऑर्गेनिक लोड सडनली इतना स्पाइक करता है कि बैक्टीरिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पानी में सडनली सड़न पैदा हो जाती है। और घी तो पानी की सतह पे आके रुक जाता है। घी से एक केमिकल फिल्म बनती है जिससे एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन आती थी वो ब्लॉक हो जाती है। नदी बेचारी सांस तक नहीं ले पाती। सेम चीज कॉइन्स के साथ, मतलब कि सिक्कों के साथ भी है। जब ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है तो मन्नत मांगने के लिए हर किसी को ट्रेन से सिक्का फेंकना होता है पानी में। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में कॉइन्स कॉपर के होते थे जो थ्योरेटिकली पानी को प्योरीफाई करते थे। पर आज जो हम लोग कॉइन्स यूज करते हैं वो कॉपर के नहीं होते, वो सस्ते अलॉय, निकल और आयरन के होते हैं। जब वो डिग्रेड होते हैं तो नदी में सीधा हैवी मेटल पोल्यूशन क्रिएट होता है। पूल्स में केमिकल है, मूर्तियों में पेंट है, दूध से बैक्टीरिया बढ़ता है और घी से ऑक्सीजन ब्लॉक होती है। सिक्के डिग्रेड होकर पानी में हैवी मेटल्स का पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। हर एक चीज नदी को अपने तरीके से नुकसान पहुंचा रही है और नदी का स्लोली मर्डर हो रहा है। और इन्हीं सभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो सबसे ज्यादा डार्क और हैवी रियलिटी है जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं वो है डेड बॉडीज और एशेज। मुझे पता है ये टॉपिक सेंसिटिव है और मैं ये किसी की आस्था को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, पर अगर हम सच में अपनी नदियों को बचाना चाहते हैं तो इस रियलिटी से भी हम आंखें नहीं चुरा सकते। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खुद 2017 में डेड बॉडीज को गंगा में डालने से स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे। मतलब ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, देश की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल कोर्ट भी यही कह रही है। पानी में बहाए जाने वाली डेड बॉडीज और एशेज के बिना ये पिक्चर एकदम अधूरी है। सिर्फ अगर हम लोग बनारसी का डाटा लें तो वहाँ लगभग 32,000 से ज्यादा क्रीमेशन ठीक नदी के किनारे होती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नंबर और भी ज्यादा है। 200 से 300 क्रीमेशन हर रोज राख को कंप्लीटली पानी में बहाया जाता है। और एक काफी बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जो लकड़ी और क्रीमेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। वो डेड बॉडीज को सिंपली एक सफेद कपड़े में लपेटकर डायरेक्टली गंगा में बहा देते हैं। अब देखने में तो वो सिर्फ एक डेड बॉडी है, पर इस बायोलॉजिकल वेस्ट का लोड इतना ज्यादा है कि पानी में फेकल कोलिफॉर्म का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है। फेकल कोलिफॉर्म बेसिकली वो डेंजरस बैक्टीरिया है जो इंसानी और जानवरों के मल मूत्र और डिकेइंग बॉडीज में पाया जाता है। इसका लेवल जब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ता है तो पानी प्रैक्टिकली एक बायोलॉजिकल वेपन बन जाता है। उस पानी की एक बूंद भी अगर हमारे पेट में जाए तो स्वेयर वाटर बॉर्न डिसीज हो सकती है।
अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना जरूरी है। अभी तक जो मैं बात कर रहा था फूल, मूर्तियां, डेड बॉडीज, दूध, बैक्टीरिया, ये सब एक बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक हिस्सा है। असली विलन, जो सबसे बड़ा विलन है, जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, वो है हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पूरे सिनेरियो को अगर थोड़ा सा जूम आउट करके देखो तो जब हम जानबूझकर इतना टॉक्सिक केमिकल, रॉ सीवरेज और डेड मैटर पानी में पुश कर रहे हैं तो इसका ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लेटेस्ट असाइनमेंट के मुताबिक इंडिया की लगभग 46% नदियां ऑफिशियली पोल्यूटेड कैटेगरी में आती हैं। हमारे देश में टोटल 296 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं। सोचो हमारे देश की 46% नदियां ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है यहाँ पे पानी पीना और नहाना तो दूर की बात है, इनके साइड में खड़े होकर सांस लेना भी हार्मफुल हो जाता है। और इन स्ट्रेचेस का सबसे बड़ा विलन रॉ सीवरेज है, जो शहरों का कचरा निकलता है। वो मैक्सिमम टाइम गटर का पानी बिना किसी सिंगल स्टेप ट्रीटमेंट के सीधा नदियों में डिस्चार्ज होता है और ये सब 70% से ज्यादा है। यानी कि लिटरली हम अपने फ्लश का पानी सीधा अपने ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस में मिक्स कर रहे हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। शॉकिंग है पर ग्राउंड रियलिटी यही है। अगर तुम टॉप पोल्यूटेड रिवर्स की लिस्ट देखो तो चेन्नई की कुओम रिवर इंडिया में ऑफिशियली नंबर 1 पे आती है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। सीपीसीबी की डाटा के मुताबिक उसका बीओडी लेवल 345 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, जबकि सेफ लेवल 3 मिलीग्राम पर लीटर होता है, यानी कि 100 गुना से भी ज्यादा पोल्यूटेड है। अहमदाबाद की साबरमती सेकंड नंबर पर आती है और दिल्ली की यमुना के वो झाग वाले विजुअल्स, वो टॉक्सिक फॉर्म्स, वो तो इंटरनेशनल न्यूज हर साल बनते हैं। देखा ही होगा आप लोगों ने यमुना के अंदर दिल्ली के 20 से ज्यादा मेजर ड्रेन्स डेली अपना कचरा डंप करते हैं। और हैदराबाद की मौसी रिवर का हाल देख लो, वहाँ पर 90% फ्लो पानी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीवरेज का फ्लो है। उसको टेक्निकली अभी नदी कहा ही नहीं जा सकता, ओपन सीवरेज बन चुकी है वो। अब आप लोग सोच के देखो, एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन, क्या हमारा एक शार्प और डायरेक्ट सवाल नहीं होना चाहिए ऐसे सिस्टम से जो इस सिस्टम को ठीक करने का दावा करता है और उन दावों के नाम पर हमसे वोट्स भी करवाते हैं। टोटल 33 करोड़। 1986 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ, फिर नमामि गंगे आया। अब तक 33 करोड़ से ज्यादा टैक्स का पैसा खर्च हो चुका है इन नदियों के क्लीनअप्स के लिए। पर आप लोग 33 करोड़ का मतलब समझो, इतने पैसों में 33 लाख गरीबों के पक्के घर बन सकते थे, 6600 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन सकते थे, पर ये पैसा लिटरली पानी में चला गया। सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि हम बचे हुए पानी को और खुद को जहर दे रहे हैं। अगर हमारी आने वाली जनरेशंस को लिटरली प्यास और बीमारियों से नहीं मारना चाहते तो हम लोगों को अपनी ये सोच कंप्लीटली रेडिकली बदलनी होगी। इस ब्रूटल रियलिटी के बारे में सोचो कि इंडिया की रिवर्स प्रैक्टिकली मैसिव बायोडाइवर्सिटी को घर देती हैं। इसमें हमारी नेशनल एक्वाटिक एनिमल, गैंगटिक डॉल्फिन और हजारों रेयर लाइफ फॉर्म्स शामिल है। अगर रिलीजियस, मोक्ष, पुण्य, इन सब का कोर फंडामेंटल लाइफ को प्रिजर्व और रिस्पेक्ट करना है तो क्या सबसे बड़ी और सच्ची पूजा ये नहीं होगी हम अपनी इन क्रिटिकल नदियों को उनके हाल पर पूरी तरह अकेला छोड़ दें, कि हम लोग उन पानी की धाराओं में एक तिनका, लिटरली एक भी तिनका न फेंके। तो आज से आप एक काम करो, इस वीडियो को अपनी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि ये चेंज सिर्फ तब आएगा जब घर के बड़े लोग समझेंगे। तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी जो हर मंडे को जाकर नदी में दूध बहाती है, उनको ये वीडियो जाकर रिस्पेक्टफुली दिखाओ। उनको दिखाओ कि हमारी माँ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तब्दीली वहीं से शुरू होगी, तुम्हारे घर से। और जब नेक्स्ट टाइम आप पानी में डंप करने जाओ तो इस वीडियो को जरूर याद करना। और मैं आप सबसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते, जो नदियों में फूल फेंकते हैं, जो नदियों में दूध फेंकते हैं और जो नदियों में घी डालते हैं, आप लोग धार्मिक हो, अच्छी बात है। आप नॉन वेज नहीं खाते, अच्छी बात है। आप लोग ये सोचते हो कि अगर मैं नॉन वेज खाऊंगा तो किसी बेजुबान की हत्या हो जाएगी, पर मैं यही बात पूछना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे जो आप नदियों को इतना पोल्यूटेड कर रहे हैं, तो नदियों के इस पोल्यूशन की वजह से जो नदी के अंदर रहने वाली मछलियां और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी हत्या भी तो आप लोग ही कर रहे हो। तो आप लोग नॉन वेज खाओ या ना खाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग नॉन वेज ना खाकर भी किसी बेजुबान जीव की हत्या कर रहे हो। सो प्लीज सेव योर रिवर्स, सेव योर फ्यूचर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। Thank you for watching.